हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है लोकेश प्रधान और हमारे हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम आज जो है मुख्य रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। और डिस्कस करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए आज हम चलते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में देखते हैं। खिलजी वंश। खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है 1290 से 1320 तक का जो टाइम है, इसमें मुख्य रूप से हमारा जो फोकस रहेगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में रहेगा। और देखेंगे थोड़ा सा संस्थापक जो है फिरोज खिलजी के बारे में देखेंगे और एक शासक देखेंगे मुबारक शाह के बारे में। पहला जो है फिरोज खिलजी। इसका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर के 96 तक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड है 96 से लेकर के 1316 तक। और फिर एक है मुबारक शाह। इसका जो है 1316 से लेकर के 20 तक। खिलजी वंश का जो है परिचय देखेंगे और फिर परिचय या इसमें भूमिका कर लीजिए। उसके बाद संस्थापक। संस्थापक में कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी। अब देखेंगे इस वंश का जो है प्रमुख शासक कौन है। प्रमुख शासक अलाउद्दीन खिलजी। और फिर देखेंगे हम
खिलजी क्रांति। अब देखिए परिचय में इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं परिचय को। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया कि बलबंत की मृत्यु के बाद जो है उसके पौत्र जो थे, एक था कैक्युबार और एक था क्यूमर्स। कैक्युबार और क्यूमर्स जो एक को जो है लकवा मार जाता है और एक जो है बच्चा होता है जब उसको गद्दी पर बैठाया जाता है, और गद्दी पर बैठाने के बाद उसका जो संरक्षक होता है वो फिरोज खिलजी होता है। तो कुछ समय बाद जो है फिरोज खिलजी ने उसकी हत्या कर दी कि तुम तो बालक हो, क्या करोगे तुम, मैं ही राजा बन जाता हूं। तो उसकी जो है हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। और यह जब गद्दी पर बैठता है, इसकी एज जो होती है 90 ईयर अबव होता है। 90 ईयर, 90 साल इसका जो है एज होता है। ईयर, 90 साल की उम्र में इसने क्या, खिलजी डायनेस्टी की नींव रखी इसने। और ये जब 90 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठता है, तो आप थोड़ा सा सोचिए कि इसकी नीति क्या रही होगी। ये ऊपर जाने की उम्र में गद्दी पर बैठ रहा है, तो ये क्या शासन चलाएगा, क्या नीति रहेगी उसकी। एक साधारण व्यक्ति की अगर हम जीवन के बारे में देखें, उसके जीवन के विभिन्न पहलू के बारे में देखें, कोई व्यक्ति अगर 17, 18 साल, 20 साल, 25 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है, तो आप देखेंगे उसकी शासन करने की नीति अलग होगी, उसका जो है सोच अलग होगा, साम्राज्यवादी जो है नीति अपनाएगा वो। और कोई व्यक्ति 50 साल की उम्र में बैठता है तो उसमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति जो है 90 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ रहा है, तो उसने क्या नीति अपनाई होगी। आप साधारण है कि ये शांति प्रिय नीति जो है अपनाएगा, क्योंकि इसका जीवन का आखिरी चरण है ये। और एक जो है साधारण मनुष्य के जीवन के बारे में भी हम देखें तो आप पाएंगे कि वह जो है 20 से 25 साल की उम्र में वह कुछ करने के लिए अति उत्सुक होता है। उत्साह से भरा होगा वो। और जब वो उसके लगभग 50 की उम्र में आ जाता है, उसके कार्य में जो है धीमी आ जाती है, गति में धीमी। और फिर धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ जाता है 60, 65 साल, 70 साल, 90 साल के करीब करीब जब वह पहुंचता है, तो वह धीरे धीरे शांति प्रिय हो जाता है और जो है धर्म के प्रति झुकाव उसका देखने को मिलेगा और शांतिपूर्ण ढंग से जो है अपना जीवन व्यतीत करने के बारे में वह व्यक्ति सोचेगा। तो यही हाल यहां पर भी है। फिरोज खिलजी जब बैठता है गद्दी पर, इसकी उम्र भी होती है 90 साल की उम्र में गद्दी पर बैठता है, तो ये शांति प्रिय नीति को अपनाता है।
तो इस वजह से जो है उमरा वर्ग में ये अलोकप्रिय हो जाता है। उमरा वर्ग जो में क्या हो जाता है, लोकप्रिय होता जाता है, क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार नहीं करेगा, उमराव पर नियंत्रण नहीं करेगा, ये तो शांति प्रिय नीति अपना रहा है। तो उमराव ऐसे लोगों को जो है पसंद करते हैं जो एक्टिव होता है, साम्राज्य विस्तार करे, नई नई नीति लाए, उस व्यक्ति को जो है उमरा लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और एक तो ये था कि जब शासक बनता है तो उसके पहले का जो शासक होता है क्यूमर्स, इसकी हत्या करके बनता है शासक। तो ये भी एक कठिनाई थी इसके सामने में। और इसका शासनकाल जो है 96 तक चलता है, 96 तक। और 96 की उम्र में जो है इसको किसने मार डाला? अलाउद्दीन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। अब अलाउद्दीन के बारे में जो है हमारा मुख्य फोकस रहेगा इस लेक्चर में, और इसके बारे में जो है डिस्कस हम डीपली करेंगे। इसके बारे में उतना डिटेल से जाना नहीं है, हमें मैक्रो लेवल पर थोड़ा थोड़ा देखना था इसके बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो है हम मैक्रो लेवल पर देखेंगे और माइक्रो लेवल पर देखेंगे, अर्थात सूक्ष्म स्तर पर और बृहद स्तर पर इसके बारे में ही देखेंगे। और फिर इसका जो कार्य करता है उसके हिसाब से कुछ जो है इतिहासकार खिलजी वंश को खिलजी क्रांति के रूप में देखते हैं, क्योंकि इस समय जो है नए नए परिवर्तन देखने को मिलता है और नई राजस्व विभाग में जो है नई नीति अपनाता है, साम्राज्य विस्तार करता है। जो पूर्व के शासकों ने जो कार्य नहीं किए थे वो अलाउद्दीन खिलजी करके दिखाता है। तो देखते हैं अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत में जो है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। और इस समय सल्तनत के दौरान विभिन्न परिवर्तन देखने को मिलता है हमें। कुछ लोगों का मानना जो है खिलजी वंश को अफगानी कहते थे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग भी तुर्क ही हैं। ये लोग भी तुर्क ही हैं। खिलजी वंश भी, खिलजी जो थे ये भी तुर्क ही हैं, लेकिन लंबे समय तक अफगानों के साथ रहकर, समझिए, लंबे समय तक अफगानी लोगों के साथ रहकर उनके भाषा, संस्कृति, साहित्य, ये सब में अफगानों की जो है छाप दिखने को मिलती है इसमें भी। तो इसी वजह से सल्तनत में इस समय देखेंगे गैर तुर्की परंपरा देखने को मिलेगा हमें बहुत सारी। अब
अगला जो शासक है हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप लिखिए अच्छे से। इसका जो समय है ये टाइम रहा है उसका। और इसके बारे में देखेंगे, इसका परिचय, इसका जीवन काल, जीवन काल या शासन काल, सुल्तान बनने से पहले, और फिर सुल्तान बनने के बाद देखेंगे। सुल्तान बनने से पहले और सुल्तान बनने के बाद में फिर हम देखेंगे इसकी चुनौतियां क्या क्या थी, और इसकी शासन करने की नीति क्या थी, राजत्व सिद्धांत इसका, राजत्व सिद्धांत देखेंगे। और फिर इसका देखेंगे इसको कैसे क्रियान्वयन करता है, इसको कैसे लागू करता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है फिरोज खिलजी का भतीजा है और प्लस उसका दामाद है। फिरोज खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह जो है अलाउद्दीन खिलजी से कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है कड़ा मणिकपुर का सूबेदार होता है, इक्तेदार होता है उस समय कड़ा मणिकपुर का। और जब यह कड़ा मणिकपुर का इक्तेदार होता है, ये क्षेत्र आता है प्रयागराज, इलाहाबाद वाला जो क्षेत्र है वहां आता है। और उस समय
ये एक सेना लेकर के खुद एक युवराज का वेश बनाता है और एक सेना का गठन करके लेता है, सेना लेकर के जाता है और देवगिरी में भारी लूट मचाता है। लूट मचाने के बाद जो है वहां से धन, बहुत बड़ी मात्रा में धन लूट के लाता है देवगिरी से। आप मान लीजिए ये जो है इस क्षेत्र में है प्रयागराज वाला, और यहां से इस क्षेत्र में आ रहे हैं, धन लूटा और यहां से लेकर के फिर रिटर्न चला गया। ये बात पता चलती है सुल्तान को, जलालुद्दीन खिलजी को पता चलता है ये बात। तो उसने, क्योंकि देखिए उमराव में कानाफूसी सब जगह चलता है, तो इसको कहते हैं, जलालुद्दीन खिलजी के कान भरते हैं उमरा लोग कि देवगिरी जो है, देवगिरी से लूट करके बड़ी मात्रा में अलाउद्दीन खिलजी ने धन लाया है और इसका प्रयोग जो है आपके विरुद्ध में कर सकता है। और ऐसा करने के लिए उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान से आदेश भी नहीं लिया था, आज्ञा भी नहीं लिया था, पूछा भी नहीं था, और बड़ी मात्रा में जो है धन लूट के ले गया है। तो इसलिए इसका जो चाचा होता है और सुल्तान है, उसने इसके पास एक पत्र लिखा और सेंड किया इसके पास कि भाई, और उसमें पूछा कि इसका कारण क्या है लूटने का और तुमने हमसे इजाजत क्यों नहीं ली। तो ये ठहरा खुरापाती आदमी। तो इसने अपना खुरापाती दिमाग लगाया और क्या लिखा देखिए, इसलिए टॉपिक को हटा देता है, क्या पूछा है उसको हटा दिया, और इसने जो है चाचा भतीजे की दुहाई लिखी उसने, और कहता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है कि मैं आपके सामने मुंह दिखाने के लिए जो है शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं। तो उस समय देखिए सुल्तान की उम्र क्या है, 90 वर्ष, और अलाउद्दीन खिलजी की और एक गजब है कि भाई जब ये अपने भतीजी से शादी करता है तो ये ना इसके जीवन को जहन्नुम बना रखी है कि हर समय झगड़ा, और बहुत झगड़ालू औरत थी वो। तो जब भी दोनों में सुलह होता था, ये शिकायत करता था अपने चाचा के पास, तो वो तो जो है अपने बेटी के प्यार में पागल, लाडली बना के, मतलब लाडली थी वो, जो सुनवाई जो है हमेशा उसके पुत्री के पक्ष में, इसको जो है चुप रहने को कहा जाता था हमेशा, उसके लिए बेचारा अलग से परेशान। तो फिर उस समय पत्र के जवाब में जब ये दोहाई लिखता है और इमोशनल जो है ब्लैकमेल करता है एक टाइप से, तो उस समय सुल्तान की उम्र 90 वर्ष से अधिक थी। तो कहता है कोई बात नहीं बेटे, हम आते हैं तुमसे मिलने के लिए, तुम नहीं आए तो क्या हुआ, आखिर तुम हमारे भतीजे हो भाई। तो ये आता है गंगा जमुना के दोआब क्षेत्र में जो है इसकी धोखे से हत्या कर देते हैं और स्वयं गद्दी पर बैठ जाते हैं। और गद्दी पर बैठने के बाद सोचिए उस समय उसकी चुनौतियां क्या क्या रही होंगी। सबसे पहले तो उमराव की जो है समस्या थी इसके पास, क्योंकि सुल्तान की हत्या कर दिया है और स्वयं को जो है सुल्तान कहना चालू कर दिया और गद्दी पर बैठ गया, स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया इसने। और ऐसा करने से उमराव का समर्थन आधे से ज्यादा उमराव का समर्थन इसको प्राप्त नहीं होता है। तो इसने क्या किया, देवगिरी से जो धन लूटा था
उसको बड़ी मात्रा में उमराव में दोनों हाथों से लूटाता है ताकि उसे समर्थन जो है मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी जो है उमराव का समर्थन इसके पक्ष में नहीं होता। तो उसे एक बात समझ आई कि जो है भाई, उमराव को कंट्रोल जो है प्यार से या धन दे करके नहीं किया जा सकता। इनको कंट्रोल करने के लिए शक्ति की जरूरत है। इनके ऊपर जो है उमराव के ऊपर नियंत्रण करने के लिए एक ही उपाय है कि इनके ऊपर जो है शक्ति का प्रयोग किया जाए। और देखेंगे आगे इसमें इसके बारे में कि इसके पास बहुत बड़ी सेना थी। इसके पास कहा जाए कि 4.25 लाख की जो है इसने सेना रखी थी। और इसके पास रिकॉर्ड था, क्योंकि उस समय देखिए सेना में बड़ी मात्रा में जो है भ्रष्टाचार हुआ करती थी। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए इसने दाग और हुलिया प्रथा का जो है प्रचलन किया था। दाग और हुलिया प्रथा आगे मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा क्या है उसमें, लेकिन आप एक मोटा मोटी समझ लीजिए कि हुलिया जो है जो सैनिक को नियुक्त किया जाता था यहां, इससे पहले क्या किया जाता था, उसे एक जमीन की टुकड़ी जो है दी जाती थी। उसमें अपना भरण पोषण करता था और राज्य का जो है कार्य भी देखता था। और प्लस जब युद्ध होता था उस समय युद्ध के लिए भी वही व्यक्ति जाता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उसको अब परमानेंट जो है इनको नगद वेतन देना चालू किया। इसने क्या किया, नगद वेतन। नगद वेतन देना चालू किया। और अब देखेंगे आगे